नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरोह एकेडमी में। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिया गया सभी के सभी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग वनपाल यानी फॉरेस्टर भर्ती परीक्षा 20/12/2020 में जो भी पूछा गया वही लिया गया है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो बात करेंगे विश्व में सबसे लंबा बांध, तो आपका हीराकुंड जो बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और उड़ीसा में यह महानदी पर स्थित है। तो विश्व का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है, महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में। टिहरी बांध की बात करें तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के, भागीरथी और भिलंगना जो नदी है, भिलंगना नदी है उसी के संगम पर बना हुआ है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। नागार्जुन सागर की बात करें तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है, नागार्जुन सागर बांध। और भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध जो है आपका सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, टिहरी बांध आपका भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध भी टिहरी बांध है। और विश्व का सबसे अगर लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में महानदी के तट पर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है। यानी जो संसदीय शासन है, संसद का शासन है, उसका मूल सिद्धांत क्या है। तो जो संसदीय शासन है इसका मूल सिद्धांत है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें अगर कि कहा गया है कि पूरा मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद वह सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो होता है सामूहिक रूप से आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के। लेकिन बोले कि एक एक मंत्री यानी व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो उसका सही जवाब हो जाता है आपका राष्ट्रपति। जो मंत्री परिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपका राष्ट्रपति का उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद का जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो शहर था वो मुंबई था। लेकिन इसमें दूसरा पूछा है तो दूसरा हो जाएगा आपका दिल्ली, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करें 2011 की जनगणना की तो उस समय भारत की जनगणना 121 करोड़ के आसपास थी। भारत का अगर बात बोले सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वो सिक्किम में, इस डाटा के अनुसार। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान और सबसे कम क्षेत्रफल आपका गोवा में। वन की बात करें तो वन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम हरियाणा। बात करेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो अधिक सबसे ज़्यादा जनगणना वाला, जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो था वो केरल था, सबसे कम लिंगानुपात था वो आपका हरियाणा राज्य का ही था। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व था वो बिहार का था, और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया। तो अभी पूछा जा रहा है संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार जो अभी हम कानूनी अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं, जिसमें से संपत्ति का अधिकार हमारा केवल और केवल कानूनी अधिकार है। वोट देने की बात करें तो वोट देने का अधिकार भी हमारा कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार को देखेंगे तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 में वर्णित है। अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, जबकि उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकता है।
चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अटल पेंशन योजना डैश की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई। तो अटल पेंशन योजना जो स्टार्ट करने का उद्देश्य था, जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए शुरू किया गया, तो उनके भलाई के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया। तो जो 1857 की क्रांति की बात करें तो यह शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था और इसका जो चिन्ह था वह कमल और चपाती था। कमल और चपाती इसका चिन्ह था 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के बात बोले थे बी डी सावरकर के द्वारा। बी डी सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम बोला, जबकि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति बेंजामिन डिजरायली के द्वारा कहा गया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बात करेंगे अगर 1857 के क्रांति में बिहार से नेतृत्व कौन किए थे, तो बिहार के जगदीशपुर से आपका कुंवर सिंह नेतृत्व किए थे। चलिए लेकिन पटना का जब नाम आता है तो पीर अली का नाम भी आ जाता है। 1857 के समय आपका जो गवर्नर जनरल थे वह कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो थे उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे। उसी के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरावृत्ति, गलत लिखा गया पुनरावृत्ति होगा, पुनरावृत्ति की शक्ति किस अनुच्छेद में आता है। तो जो न्यायिक पुनरावृत्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन है, इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 137 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावृत्ति का पावर है अनुच्छेद 137 के तहत है। बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की, तो उच्चतम न्यायालय के गठन और इससे संबंधित बातों को आर्टिकल 124 में बताया गया है। 124 में बताया गया। आर्टिकल 129 में कहा गया उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में होगा, जबकि आर्टिकल 143 में बताया गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से आपका परामर्श ले सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया कौन सा आंदोलन था, यानी 1942 में कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो 1942 में जो चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत की बात करें तो 8 अगस्त 1947 को मुंबई के जो ग्वालियर टैंक है वहाँ योजना बनी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की, जबकि यह शुरू हुआ 9 अगस्त 1942 होगा, 47 नहीं होगा, ये 9 अगस्त 1942 में यह शुरू हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों ने जीरो आवर ऑपरेशन चलाकर जितने भी प्रमुख नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, जिससे यह जो आपका आंदोलन चला था वो आपका इसका कोई नेतृत्व करता नहीं था, यानी नेतृत्व विहीन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो बिहार की किस भाषा को भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें आपका 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले बात करें तो पहले 14 भाषाओं का, जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। तो बिहार की जो मैथिली भाषा है इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है बिहार की। अब बात करेंगे कि मैथिली को कब शामिल किया गया। तो मैथिली को आपका 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। उसमें से था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो मैथिली उसी में आ जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली को शामिल किया गया। बात करेंगे अगर मैथिली कोकिला की, तो मैथिल कोकिला जो कहा जाता है विद्यापति को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के तट की ओर स्थित है, यानी कैलिफोर्निया है और उत्तरी अमेरिका के किस तट पर है। तो कैलिफोर्निया को देखेंगे तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, लेकिन विश्व का जो सिलिकॉन वैली है आपका कैलिफोर्निया को कहा जाता है। और ये कैलिफोर्निया है उत्तरी अमेरिका के आपके पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया पश्चिमी तट पर स्थित है। भारत का आपका सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को, विश्व का सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया को बोला जाता है।
अमेरिका और कनाडा की बात करेंगे तो अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री समानांतर रेखा है। और जो ग्रेट लेक्स है 5 ग्रेट लेक्स वो आपका अमेरिका और कनाडा के बाउंड्री पर है, जिसमें से सुपीरियर झील जानते हैं सबसे बड़ा मीठे पानी की झील है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11वां नंबर, महात्मा बुद्ध द्वारा पहला प्रवचन जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है कहाँ दिया गया? यानी भगवान बुद्ध के द्वारा पहला जो अपना प्रवचन दिया गया, पहला उपदेश दिया गया, वो कहाँ दिया गया? तो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे बोध गया की, तो बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। महात्मा बुद्ध की बात करें तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म जो हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में, 563 बीसी में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी आपका 483 बीसी में यूपी के कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में, जिसे महापरिनिर्वाण स्थल के रूप में भी जानते हैं। जबकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश कितने प्रकाशों में विभाजित हो जाता है? तो इसका सही जवाब जानते हैं हम लोग 7। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बढ़ जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बात करेंगे अगर प्रकाश की, तो प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, आपका निर्वात में चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, लेकिन ध्वनि जो होता है वो निर्वात में गमन नहीं करता है। रात के समय जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, जबकि मृग मरीचिका जो होता है वह प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो बात करेंगे गामा किरण की, तो जो गामा रेज है, गामा रेज का विकिरण कम होता है। गामा रेज का जो विकिरण की तरंगदैर्घ्य है वो न्यूनतम होता है, जबकि भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरणों की होती है। गामा किरणों की जो खोज किया गया था पॉल विलार्ड के द्वारा किया गया था। पॉल विलार्ड के द्वारा गामा किरणों का खोज किया गया था। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता रेडियो सक्रियता तो हम बात करेंगे अल्फा बीटा गामा में तो गामा की होती है। और अल्फा बीटा गामा ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो भी तत्व होते हैं उनसे निकलता है। एक्स किरण की बात करें तो एक्स किरण की खोज रॉन्थजेन के द्वारा किया गया। पराबैंगनी जो किरणें हैं इससे हमें ओजोन परत बचाता है, जो कि आपका समताप मंडल में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, कि बांध में जो संग्रहित जल युक्त है, माने बांध में जो संग्रहित ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा है? तो बांध में जो संग्रहित ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करेंगे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तो वो भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। बात करेंगे अगर कोई तीर कमान खींचा हुआ है और स्थिर है तो वो भी आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और बांध में संग्रहित जल है वो आपका स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थिति मतलब स्थिर है, वो तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है, अगर बात करें स्थितिज ऊर्जा की तो ये होता है mgh, इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, जबकि गतिज ऊर्जा का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर, mv² कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो जो डॉपलर प्रभाव है इसके अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो स्रोत से ज़्यादा जो आवृत्ति होती है वो मापता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। बात करेंगे अगर आवृत्ति की, तो आवृत्ति का जो एसआई यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो संगलन है, संगलन की गुप्त ऊष्मा है। तो जो संगलन की गुप्त ऊष्मा की बात करें तो ठोस जो होता है ना, उसका द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए जो गुप्त ऊष्मा होता है उसी को बोला जाता है संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो विद्युत जो शक्ति है इसका एसआई मात्रक जो होता है वो वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे अगर अर्घ की, तो कार्य का जो सीजीएस मात्रक होता है वो अर्घ होता है। जूल को देखेंगे तो जूल जो होता है कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो जूल होता है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है। जो प्रकाश की जो विवर्तन होती है वो किस घटना को दर्शाती है? प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है, तो प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यही दिखाता है प्रकाश का विवर्तन परिघटना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि को देखेंगे तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? इनमें से कौन सा बहुलक है जो गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेकेलाइट जो है, इसे गर्म करने पर मृदु नहीं बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है CH3CONH2 उदाहरण है एक, तो CH3CONH2 जो उदाहरण है वो एक एमाइड का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एमाइड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो। तो जो अचक्रीय हाइड्रोजन होता है वो मीथेन में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीथेन को हम जानते हैं, मीथेन जो होता है इसका फार्मूला होता है CH4। मीथेन जो होता है यह भी ग्रीन हाउस गैस है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस यानी वैश्विक तापमान को बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान ज़्यादा है, उसके बाद मीथेन का ही योगदान होता है। मीथेन जो है आपका दलदली इलाका, जो भी दलदली इलाका होता है वहाँ से निकलता है। जो भी आर्द्र भूमि होता है, धान की खेत होता है, जुगाली करने वाले पशु होते हैं, इन सबों से मीथेन गैस निकलता है। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है और मंगल पर यह ज़्यादा पाया जाता है, मंगल को इंग्लिश में मार्स भी बोलते हैं। CNG का जो मुख्य घटक होता है वो मीथेन ही होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस जो होता है किसे कहा जाता है? तो ड्राई आइस जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ड्राई आइस बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वैश्विक तापमान को बढ़ाने में इसी का योगदान ज़्यादा है। टोटल जो वैश्विक मतलब हरित ग्रीन गैस जो है उसका 60% इसका योगदान है। CO2 की वायुमंडल में मात्रा देखेंगे तो 0.03% है इसकी मात्रा वायुमंडल में। चलिए अगले सबसे ज़्यादा जो देख लेंगे अगर किस ग्रह पर CO2 है तो वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी जाना जाता है और सौंदर्य अथवा उसे सौंदर्य की देवी के नाम से भी जाना जाता है और सांझ अथवा भोर के तारा के रूप में भी जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है H3O9 जिसे सल्फर ट्राईऑक्साइड त्रिक अणु में SS बंध की संख्या कितनी है? तो जो SS बंध की संख्या इसमें वो 0 है, एक भी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति का परास है। तो जो दृश्य प्रकाश होता है इसकी आवृत्ति का जो परास होता है वो 400 nm से 700 nm के बीच होता है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मान लीजिए कोई प्रकाश है इधर सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो अभिलंब से दूर भागती है। वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब पर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। और इसी का अपोजिट हो जाएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो लंब की अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? तो जो एथिलीन है इससे एथाइल क्लोराइड जो है वो जो है योगात्मक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 28 नंबर हमारा प्रश्न है कि कौन अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है? गैस अणुओं की औसत ऊर्जा गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है, कौन नहीं है? गैस है। गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा टी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल। तो जो गति का जो तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, वह विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
बात करें न्यूटन के लॉ का, तो प्रथम नियम को जड़त्व या गैलीलियो का नियम कहा जाता है। द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है बराबर में। तीसरा जो नियम है, तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, जिसका उदाहरण हो जाएगा रॉकेट का उड़ना। रॉकेट का उड़ना, बंदूक को चलाने पर बंदूक को तेज़ी से पीछे की तरफ झटका देना, नाव से उतरने पर नाव को पीछे की तरफ बढ़ जाना, ये आपका न्यूटन के थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो इनमें से देखा जाए तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, जो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो हमने देख लिया ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है जूल होता है। किलोवाट घंटा, बात करेंगे किलोवाट घंटा, तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का ही मात्रक है। वाट का एसआई मात्रक जो आपका कार्य शक्ति होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बल का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित हो जाती है तो स्प्रिंग संकुचित हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि कोनो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में धारा प्रवाहित करते हैं तो स्प्रिंग जो होगा वो संकुचित हो जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर सवाल है, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें जो कार्बन होता है डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है कहलाता है। तो इसमें डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है वो एल्कीन होता है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कठोर होने का इसका कारण है वह पानी से मिलकर, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से मिलता है तो कठोर बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी से मिलेगा तो कठोर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड है, बोला जा रहा है 35 नंबर सवाल, जो हाइड्रोजन पैराऑक्साइड है एक अपचायक है या ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों है। तो देखिए जो हाइड्रोजन पैराऑक्साइड है H2O2 है, ये आपका ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा, CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए दे दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -1। इसको निकाल के देखा जा सकता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत यानी नेचुरल सिलेक्शन किसके द्वारा दिया गया था? जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें थॉमस माल्थस की, तो जनसंख्या के विस्फोट सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया था। ग्रेगर जन मेंडल ने मटर के पौधों पर अपना प्रयोग किए थे, इन्हें अनुवांशिकता का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जो वृक्क होता है में कौन अनेक निस्यंदन जो होता है एकक उपस्थित होता है? तो प्रत्येक वृक्क में जो आपका विकाणु जो होते हैं उनमें अनेक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है वह राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीन अभियांत्रिकी में जीन क्या किया जाता है? जीन का क्या किया जाता है? तो जो जीन अभियांत्रिकी होता है उसमें जीन का मैनिपुलेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें जीन का, तो जीन जो शब्द है आपका जोहानसन के द्वारा दिया गया था जीन शब्द, और जीन अभियांत्रिकी में जीन का क्या किया जाता है? तो मैनिपुलेशन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं मतलब। अगला प्रश्न है, कोशिकांग में डीएनए होता है। तो कोशिकांग में जो डीएनए होता है वह आपका केंद्रक में होता है। तो जो डीएनए पाया जाता है वो केंद्रक में यहाँ पाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। गोल्जी काय को शरीर के यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जीव कृमि या एकरे को बोला जाता है एकॉर्न वर्म, किसका साधारण भाषा में नाम है? तो जो जीव कृमि है या एकॉर्न वर्म है
वो आपको बेलोनोग्लोसस का आपका साधारण नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पटेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें जो फूलों का परागण किया जाता है वो आपका चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। बात करें अगर वायु के द्वारा, तो एनाफिली जो होता है, एनाफिली में आपका वायु के द्वारा जो परागण होता है वो एनाफिली में हो जाता है। हिंदी में ओकरा का वायु परागण भी बोल दिया जाता है। कीड़े के द्वारा जो परागण होता है उसे एंटोमोफिली होता है। कोड़े लिखा गया है, कीड़े होगा। कीड़े के द्वारा जो परागण होता है वो एंटोफिली होता है, जिसे कीट परागण के नाम से भी बोला जाता है। पक्षियों के द्वारा होगा तो ऑर्निथोफिली जो होता है वो पक्षियों के द्वारा परागण को बोला जाता है। परागण बात करें तो हवा से हो सकता है, आपका पक्षी के द्वारा हो सकता है, कीड़ों के द्वारा हो सकता है, चमगादड़ के द्वारा हो सकता है, या स्वतः भी हो सकता है। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु हैं, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए कार्बन परमाणु है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा एरिथ्रोज, आपका जाइलोज और मैनोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो कहलाते हैं। तो जब न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो अगर एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं तो इसे राइबोजाइम्स के नाम से भी जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिया जो कार्पोरा है क्वाड्रिजेमिना किस में होता है। तो ये जो होता है आपका मस्तिष्क में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग तो हृदय होता है। मानव का हृदय 4 कोष्ठक में बना होता है। मछली का जो हृदय 2 कोष्ठक का होता है। बात करें अगर मेढक का, तो मेढक का जो हृदय होता है उसमें 3 कोष्ठक होते हैं, जबकि मगरमच्छ में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है। तो पत्ती जो है उस अपने रंध्र के द्वारा जल को क्या करती है, छोड़ती है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, डैश व डैश प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो बात करें ग्रीन हाउस गैस की, तो ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, आपका मीथेन हो जाता है। मीथेन जो होता है वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये आपका ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा ओजोन हो जाता है, O3 हो गया, ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैसेस है। तो इनमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है, वही ग्रीन हाउस गैस है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, उसके बाद मीथेन से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, पोलियो का जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई। तो ओरल पोलियो वैक्सीन का जो खोज किया गया था वो अल्बर्ट ब्रूस जो है सेविन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बात करें एडवर्ड जेनर की, तो एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। पाश्चुरीकरण मेथड की खोज आपका लुई पाश्चर के द्वारा भी किया गया था, जो हम जानते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, सही क्रम चुनिए। सवाल अगला बोल रहा है कि सही क्रम चुनिए। सही क्रम जो हो जाएगा, सबसे पहले कोशिका होगा, कोशिका के मिलने से उत्तक बनेगा, उत्तक से अंग बनेगा, अंग से अंग प्रणाली हो जाएगा। तो इसका ए नंबर ही जवाब सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है अगला सवाल कि उत्तक जो संवर्धन में डैश को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार किया जाता है। तो उत्तक संवर्धन में जो विभाज्योतक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा, विभाज्योतक होते हैं, उनको विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया यह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे कवक का, तो कवक और शैवाल का जो सहजीवन होता है वो होता है आपका लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवन होता है, जो वायु प्रदूषण का सूचक होता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं, जबकि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था।
जबकि वायरस जो है एहरनबर्ग के द्वारा खोजा गया था। बात करेंगे अगर हैजा की, तो हैजा जो होता है आपका, हैजा हो गया, प्लेग हो गया, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पौधों में द्वितीयक विधि के लिए उत्तरदायी उत्तक है। तो जो पौधों में द्वितीयक वृद्धि होता है उसके लिए द्वितीयक उत्तरदायी की बात करें तो एघा है, जो ऑप्शन नंबर एधा होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। तो जो जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है वो ग्लाइकोजन, यानी जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट हो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात करें स्टार्च का, तो स्टार्च जो होता है इसका पाचन हमारे लार्वा में ही हो जाता है, अगर हमारे भोजन जो लेते हैं उसमें। सेलुलोज जो होता है आपका पादपों में पाया जाता है, सेलुलोज। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए। तो इसका सही जवाब सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए मटर। मटर के पौधों पर मेंडल ने कार्य कर आनुवंशिकता का नियम दिए थे। आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। ये जो आनुवंशिक शब्द है ये वाटसन के द्वारा दिया गया था। वाटसन जी ने आनुवंशिक शब्द दिए थे। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, तथा अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किए होंगे तो उसको प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो बने आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद, धन्यवाद।